नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ाई मस्त कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फिलहाल मैं डीवडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो साथियों, हम लोग जो है आज लेकर आ गए हैं आप लोगों के क्लास टेंथ के मैथ 2024। ये 2024 में जो पेपर हुए थे उसके सभी क्वेश्चन के हमने कहा था बात करेंगे और एक एक हर एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन अच्छे से देखेंगे। तो मेरे भाइयों, हम लोग जो है अब तक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें ए बी सी डी करके था, पहले का भी और दूसरे का भी। आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन 3 से, और पेपर कोड आपका 822 IB दिया है। इसी पेपर कोड को मैं जितने भी सवाल आए थे इसमें सबको मैं करा रहा हूं A to Z। तो जो भी साथी जो है मेरे पिछले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि उनको पढ़ाई करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न आए। उनको इस बात का अंदाजा लग जाए कि पढ़ाई या क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, किस पैटर्न पर आते हैं, ये पता लग जाए, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत बेटा हम लोग ये करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और इसमें हो सकते थोड़ा लेंदी सवाल आए, क्योंकि थोड़ा गुणा भाग करना पड़ सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से गुणा भाग करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है। ठीक भाई, हम लोग जान गए कि एक ठोस है जो किस आकार का है, बेलन के आकार का। उस बाद फिर बोल रहा है क्या कि और इसके दोनों सिरे अर्धगोली है, मतलब जो बेलन है इसके ऊपर भी और नीचे अर्धगोली लगे हुए हैं। कह रहा इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। ठोस की जितनी ऊंचाई है सब 19 सेंटीमीटर है, तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन, एक तो हमें आयतन पूछ रहा है, ठोस का आयतन, और एक कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, दो चीज, ठीक ना। इतना हमें काम करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या क्या बातें दी है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पहले ठोस का आयतन निकालेंगे, ठीक ना। आइए देखिए सवाल करते हैं। कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है, बनाते हैं भाई एक बेलन। तो ये मैं बना रहा हूं बेलन, ये ठोस हो गया आपका। चलिए ये ठोस हो गया और ये बेलन के आकार का है, ये हो गया बेलन। बेलन बेलन तो ये हो गया बेलन मेरे भाई, बेलन मैंने बना दिया है आप लोगों के सामने, है ना। उस बात कह रहा है कि और इसके दोनों सिरे, मतलब जो बेलन है इसके दोनों सिरे अर्धगोली हैं, अर्थात इसके ऊपर भी और नीचे भी जो बेलन है आपका, जैसे ये मार्कर है, ये बेलन एक प्रकार का है, इसके ऊपर भी बेलन अर्धगोली है, नीचे भी अर्धगोली है। तो इसके ऊपर हम एक अर्धगोली बनाएंगे, एक अर्धगोला ऐसे बना देंगे मेरे भाई, एक अर्धगोला ऐसे तैयार हो गया। नीचे भी आपका एक अर्धगोला ऐसे तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया चित्र बन रहा है। फिलहाल उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, मतलब जो ठोस तैयार हुआ है आपका इसकी टोटल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं बनाता हूं, यहां पर हूं, टोटल ऊंचाई हमारे पास है 19 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई आपकी यहां से यहां तक पूरी दे रखी है, पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी। उस बाद फिर कह रहा है क्या कि बेलन की त्रिज्या 3.5 है, मतलब जो बेलन की त्रिज्या ये है आपका, ये वाला बेलन की त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये दूरी आपकी ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका यहां से यहां तक दे रखा है, ये ऊंचाई है आपकी, ये दूरी है त्रिज्या। सेम त्रिज्या यहां भी होगी, सेम यहां भी आएगी, तो ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब एक बात खास ध्यान रखना हमको है कि जो बेलन की त्रिज्या है ये इस गोले की भी त्रिज्या होगी। जो बेलन की त्रिज्या ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये त्रिज्या, ये इस गोले की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि गोला इसी के ऊपर रखा गया है, नीचे भी रखा गया है। तो बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो गोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। ये थोड़ा दिमाग रखिएगा, गोले की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो मैं अगर ऊंचाई ले लूं, ऊंचाई ये ले लूं, ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई आपकी ये गोले की त्रिज्या है, ये आएगा 3.5, इधर से ऊपर, नीचे भी आएगा वही चीज आपका, नीचे भी आएगा आपका सेम, ये जाएगा 3.5, इधर से भी निकल गया। इसका मतलब ये है कि पूरे ठोस की ऊंचाई हमारे पास थी 19 सेंटीमीटर, जिसमें से 3.5 ऊपर गया, 3.5 नीचे गया। तो बीच वाला हमारा जो बेलन का हिस्सा था उसकी ऊंचाई कितनी बचेगी,
ये आपका 3 3.5 3.5 7 निकल गया। 7 का मतलब ये हो गया कि बेलन ऊंचाई हमारे पास बचेगी 12 सेंटीमीटर। ये आपको मिल जाएगा यहां से यहां तक की ऊंचाई, पूरे ठोस बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको 12 सेंटीमीटर मिल गई। अब उसके बाद हम लोग सवाल में जो थोड़ा बहुत हमको पता है चित्र के बनाने में, उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या पता है कि पूरे ठोस की ऊंचाई दे रखी है। यहां पे स्टार्ट करता हूं मैं कि ठोस की ऊंचाई, ठीक है सॉरी, ठोस की ऊंचाई, और ठोस की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है कितनी, ठोस की ऊंचाई दे रखी है आपके पास 19 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर अर्धगोलाकार रखे गए हैं, और इस पूरे ठोस की त्रिज्या हमारे पास दी है 3.5। मतलब ये त्रिज्या बेलन की भी है और अर्धगोलाकार की भी है। तो इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या मेरे भाई ये दे रखी है आपके पास क्या त्रिज्या, ये आपका देखा 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बेलन की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर ले लेता हूं, सिंपल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या वही दी हो जाएगी। तो यहां पे क्या अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम आएगी। कितनी आएगी हमारे पास, आर वर्ग हो जाएगा हमारे पास 3.5 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी है। इसको लिख देते हैं यहां पर है कि बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई ये मैंने लिख दिया। और बेलन की ऊंचाई को हम लोग बेसिकली बच्चे स्मॉल एच लेते हैं, सभी लोग पता है हाइट मतलब बेलन की ऊंचाई हो गया। और बेलन की ऊंचाई आपके पास ये 12 सेंटीमीटर की मिल गया हमको। तो पूरा जो है हमको जो जो हमारे पास चित्र में था उसको मैंने बना लिया। अब एक चीज देखिए ध्यान से, हमसे पूछ रहा था क्या कि ठोस का आयतन, मतलब पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है। तो ठोस का आयतन निकालेंगे, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि ठोस का आयतन, अब हमें जो पूछ रहा है वही लिखेंगे, ठोस का आयतन। और ठोस के आयतन को कैसे निकाला जाएगा इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ठोस का आयतन देखिए, जो ठोस है आपका वो किससे किस मिलकर बना है, एक आपका बेलन से, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, मतलब दो अर्धगोलों से और एक बेलन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं बेलन का आयतन और इन दोनों अर्धगोलों के आयतन को जोड़ देंगे तो हमें पूरे ठोस का आयतन मिलेगा, है ना। तो आइए जोड़ते हैं, यहां पर है तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, लिखेंगे यहां पर बराबर में कि बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का आयतन, ये लिखा जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक ना। बेलनाकार भाग का आयतन में लिख दिया। और उसके बाद इसी में इन दोनों गोले के आयतन जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि दो गुणे, क्योंकि एक अर्धगोले का निकाल करके हम 2 से गुणा कर देंगे, दोनों को मिल जाएगा। तो एक अर्धगोले का आयतन ऐसे लिख लिया जाए, एक अर्धगोले का आयतन, ये मैंने भाई लिख लिया। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, मैंने ठोस का आयतन निकालने के लिए लिख लिया कि बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन। यहां पर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम लोग एक अर्धगोले का निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो मुझे दोनों गोले के आयतन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों गोले के आयतन समान है, त्रिज्या समान है, इस वजह से आयतन भी समान होगा। तो किसी का निकाल करके उसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो पूरे ठोस का आयतन मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बराबर के नीचे बराबर लिखे बेलनाकार भाग का आयतन। चूंकि बेलन का आयतन, इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये होता है पाई आर का स्क्वायर एच प्लस, और यहां पर लिखा गया है 2 गुणे अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन हम लोग जानते हैं ये होता है 2/3, फिर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है सॉरी पाई आर का क्यू, ये हम लोग जानते हैं अर्धगोले का। बस मान को इसमें पुटअप करना है। क्या आपके पास आएगा, इसका मान हो जाएगा आपके पास 22/7, फिर गुणे आर हमारे पास त्रिज्या है और ये बेलनाकार भाग की है तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या 3.5 है। यहां से रखेंगे मान को यहां पर तो आएगा 3.5 स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेते हैं काटने में आसानी होगी। ये आएगा गुणे 3.5, फिर गुणे एच दिया है, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है जो कितना हमारे पास है 12। उसके बाद प्लस में आएगा 2 गुणे
ये हो जाएगा 2/4, सॉरी 2/3 था, 2/3 गुणे पाई का मान रखेंगे तो आप जानते हैं पाई का मान 22/7 लेते हैं, और आर का मान, ये आर का मान गोले की त्रिज्या है जो 3.5 दी है, 3 दिया है पावर में, तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब यही हमने लिख दिया, इसी को काटना पीटना है। पहली बात तो ये कि ये 7 से कट जाएगा, आएगा 7×5 = 35, आएगा 0.5। जो बचा उसको नोट करते हैं, यहां पर है, ये आएगा हमारे पास कितना 22 गुणे कितना 0.5 गुणे 3.5 गुणे 12 प्लस हाई गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना के 4/3 गुणे, ये भी कटेगा तो आएगा 7×5 = 0.5 बचेगा, फिर आएगा गुणे 22 गुणे हो जाएगा 0.5 गुणे आएगा 3.5 गुणे आएगा 3.5। ठीक है भाई। अब गुणा करेंगे तो इसका यहां से जरा देखिए ध्यान से, इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे चीज का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 462 आएगा, है ना। गुणा कर लीजिएगा, 462 ही आएगा, उससे अधिक आने वाला नहीं है। उसके बाद इस चीज का हम लोग जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद फिर बता रहा हूं, ये आएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 179.67 आएगा। अब इसको जोड़ना ही है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 9 2 हो जाएगा आपका 11, हासिल आया 1, 6 और 7 6 13, 13 हो जाएगा आपका कितना 7 6 13, 13 हो जाएगा आपका 14, हासिल फिर आया 1, 1 और 4 5, 5 हो जाएगा 6, 6 से 41, दशमलव में आएगा 6-7 सेंटीमीटर का क्यों, इतना हमको मिल गया है, और यही मेरे भाई आपका पूरा आंसर होगा। ठीक ना। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप गुणा करिएगा, भाग वगैरह करिएगा, जो आएगा उतना लिख दीजिएगा, आपका सिस्टमेटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ, इस क्वेश्चन का मैंने अभी केवल आयतन निकाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बाकी है, तो उसको मैं यहीं पे लिखता हूं, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक ना। देखिए जरा, तो प्यारे मित्र, हमने जो है अभी इसका ठोस का आयतन निकाल लिया। अब हम लोग जो है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो मैंने लिखा है यहां पर यह कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो ठोस आपका दिया है, इस ठोस का हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और आप जानते हैं कि ठोस आपका 2 चीजों से मिलकर बना है, एक आपका बेलन से और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने लिखा यहां पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 अर्धगोले हैं, और एक अर्धगोले का निकालकर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो मुझे दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, इसलिए ये पूरा मान इसके बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है क्या, मैं लिखते हुए चलता हूं, यहां पर हूं। इसका फार्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h प्लस में r, ये फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद मेरे भाई प्लस में आ जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का होता है क्या, अर्धगोले का होता है 2πr का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2πr का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसी में मान को रखना है, बस केवल मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, बराबर में ये 2 गुणे पाई का मान आएगा 22/7, आर का मान आप जानते हैं त्रिज्या बेलन की, ये दिया है 3.5 लिख देंगे यहां पर, तो आएगा 3.5, और क्वेश्चन में h का मान 12 दिया है, तो 12 प्लस में r का मान फिर वही 3.5, तो आएगा 3.5 प्लस में 2 गुना के 4 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r त्रिज्या दी है अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 लिया है मैंने, तो आएगा 3.5 फिर गुणे हो जाएगा 3.5। अब यही गुणा भाग करना है। पहली बात तो ये कि हम इसको काट देते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा, ये कटेगा आपका 7 से, तो आएगा 0.5, ये मिलेगा, मतलब ये आएगा आपके पास 2 गुणे फिर हो जाएगा 22 गुणे आएगा 0.5, और गुणे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 3 हो जाएगा 15, 15 दशमलव हो जाएगा आपका 5, फिर प्लस में ये आपका आएगा कितना, जरा देखिए ध्यान से, कट जाएगा 7×5 = 35 आएगा 0.5, फिर उसके बाद लिखेंगे 4 गुणे 22 गुणे हो जाएगा 0.5, और गुणे आएगा 3.5, ये मिलेगा हमको।
गुणा करना है मेरे भाई, थोड़ा गुणा करना है। और गुणा करना कैसे करेंगे गुणा, देखिए ध्यान से। हम गुणा करते हैं इस दो को करें, दो गुणे यहां पर आएगा कितना, देखिए ध्यान से। इसका गुणा करते हैं तो 5 गुना के 10, 10 हो जाएगा 0। उसके बाद फिर आएगा 5 गुना के 10, 10 हो जाएगा 11, मतलब आएगा आपके पास कितना, 11 टोटल बचेगा। मैं इसको हटा दे रहा हूं 0 को, 11 आ गया। फिर गुण हो जाएगा आपके पास 5 दशमलव हो जाएगा 5, प्लस में यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे, गुणा करेंगे तो ये भी 11 आएगा और गुणे में आएगा 3.5 बचेगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 2 गुणे 11 गुणा करना है 15.5 में, तो 11 5 55 के 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 5। फिर 11 5 55, 55 और 5 हो जाएगा 60, 60 की 0 हासिल आया 6। फिर 11 कम 11, 11 6 हो जाएगा आपका 17, तो ये जाएगा हमारे पास 17 दशमलव, आपका एक अंक के बाद मैंने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पर, मतलब आएगा 170.5, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये आएगा 4 गुणे, इससे गुणा करते हैं 11 का इसमें, तो 11 5 55 के 5 हासिल आया 5, 11 यहाँ 33, 33 और 5 जाएगा 38, तो जाएगा हमारे पास 38 दशमलव, एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद लगा दिया। उसके बाद गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा 2 में करना है, तो ये आएगा 5 गुना के 10 की 0 हो जाएगा, फिर 5 गुना के 10 1 लगेगा आपका, फिर 7 गुना की 14 की 4 हासिल आया 1, 2 1 में 2 हो जाएगा आपका 3, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद में लगा दिया, फिर जाएगा हमारा कितना प्लस, गुणा करेंगे तो 4 5 20 की 0 हासिल आया 2, हासिल में 2 लिख दे रहा हूं यहां पर। उसके बाद हो जाएगा 8 चौक के 32, 32 हो जाएगा 34, हासिल आया 3। उसके बाद 4 3 12, 12 3 हो जाएगा 15, ये जाएगा 15, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। अब इनको जोड़ना है तो ये कितना आएगा, देखिए जरा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे, बराबर में कितना आएगा, ये 341 प्लस में था 154, ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 1 हो जाएगा 5, हाई 5 4 9, उसके बाद 1 और 3 हो जाएगा 4, आएगा 495 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक ना, तो बहुत इसमें गुणा भाग केवल करना था, बाकी चीज तो सिंपल थी। अगर आपने फिगर बना लिया और इस फिगर में किसका किसका मान दे रखा है ये आपने जान लिया मेरे भाई, तो सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है यहां पर फार्मूला लिख रहे हैं डायरेक्ट, आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी सवाल लगा पाएंगे। ठीक ना, तो इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को पूरा मिटाता हूं। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, और इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला भी करके दिया है, उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए अथवा वाला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो भाइयों हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला, ये भी इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि भाई हमें तो पढ़ना सब कुछ है और मैं एक टीचर होने के नाते आप लोगों को सारे क्वेश्चन हल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग अथवा वाला भी समझिए ताकि पढ़ने में और मजा आए हमको, और सवाल भी समझ सकें कि कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक ना, आइए देखिए एक बार, ये कह रहा है क्या कि एक लंबवृत्तीय शंकु की, लंबवृत्तीय शंकु जोकर की टोपी, जोकर की टोपी, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तथा कह रहा है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें आधार का व्यास निकालना है, तो पहले आइए एक शंकु बनाते हैं। शंकु मतलब जोकर की टोपी बनाते हैं इसको। जोकर की टोपी कैसे बनती है भाई, देखिए ये आपकी जोकर की टोपी तैयार हो रही है। जोकर की टोपी ऐसे बनती है, ये नहीं जोकर टोपी, जिसको हम लोग बर्थडे टोपी भी कहते हैं, सर पे लगाते हैं। आजकल के लौंडे सब जो है क्या करते हैं, गाड़ियों पे केक काटते हैं और पार्टी बनाते हैं, टोपी लगाते हैं। तो ये आपकी टोपी शंकु है ना। तो शंकु का कह रहा है क्या कि ये जो हिस्सा होता है इधर वाला, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और ये दे रखी हमारे पास ही कितना, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपका 13 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर कह रहा है क्या कि तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मतलब जो आपका ये दिया है शंकु, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मुझे आधार का व्यास ज्ञात करना है। आधार में जो वृत्त जैसा बन रहा है ना, इसी का मुझे व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब इसकी त्रिज्या पता रहेगी। त्रिज्या पता ही नहीं है तो मान लेते हैं माना शंकु की त्रिज्या हमारे पास क्या है, r है। लिखने का तरीका समझिए, ये माना जाए यहां पर भाई क्या कि माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं क्या मेरे भाई,
शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है, इतना मैंने मान लिया। अब उसके बाद आपके पास जो प्रश्न में दिया उसको लिखते हैं एक बार। है क्या दिया हमारे पास है कि दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या लिया है यहां पर? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई होती है ना, तिर्यक ऊंचाई लिख देते हैं बढ़िया से पहले। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये आपका स्मॉल एल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जो ये और ये दोनों में से कोई भी होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके पास एल का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लगाते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। आइए देखिए, ये भी आपके पास दिया है क्या, क्योंकि शंकु का लिखना थोड़ा पड़ेगा इसमें। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण दिया, यहां पर संपूर्ण लगाते हैं। संपूर्ण एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। ध्यान रखेंगे जरा इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मान हमारे पास दिया है 90 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दे रखा था। अब मेरे भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समस्या ये आ गई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। लिखता हूं, देखिए ध्यान से, ये होता है पाई आर ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर बराबर हो जाएगा 90 पाई। यही होता है, पाई से पाई काट दो, कट गया। आर का मान हमारे पास नहीं पता है, इसी को निकालना है। जो शंकु की त्रिज्या है आर, इसका मान निकालना हमको है, आर ये वाला। तो आर निकालते पहले है, ये आर अपनी जगह रहेगा। यहां पर देख रहे हैं क्या कि एल का मान हो जाएगा 13, तो आएगा 13 प्लस में हो जाएगा आर बराबर हो गया 90। आर का मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो आएगा 13 आर प्लस आर का स्क्वायर और बराबर हो गया 90। ये लग रहा है द्विघात समीकरण बनेगा, क्या हो जाएगा क्या कि आर स्क्वायर को पहले लिख लेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 13 आर और ये माइनस प्लस 90 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 90 बराबर बचेगा 0। ये बन जा रहा है एक प्रकार का द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण मेरे भाई हल करेंगे तो पहले 90 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 90 काटेंगे तो आपका ये 90 कटेगा 2 से कटेगा तो आएगा 45 और फिर कटेगा आपका 3 से, तो 3 से काटेंगे आएगा आपका 15, फिर कटेगा आपका 3 से, तो कटेने के बाद ये आएगा 5 और फिर काटेंगे 5 से तो जाएगा 1। और इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए देख रहे हैं क्या कि बीच में हमको लाना है 13, तो 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 में से अगर हम लोग 5 घटा देंगे तो 13 बच जाएगा। और 18 5 90 भी होता है, तो हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक में लिखेंगे इसको 18 माइनस 5 और कोष्टक के बाहर हो जाएगा आर माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 18 आर माइनस हो जाएगा 5 आर और माइनस 90 बराबर होगा 0। यहां से आर को कॉमन करेंगे तो आर कॉमन करने पर हमारे पास आएगा आर प्लस हो जाएगा 18 और यहां से माइनस 5 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा कोष्टक में 18 प्लस में आर प्लस में 18 बराबर होगा 0। अब इसको एक कोष्टक में जो बच गया उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। लिखेंगे तो हमारे पास आएगा पहले क्या, यहां लिख रहा हूं इस चीज को क्योंकि थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, इस रूट में चल रहे हैं। तो पहले आएगा ब्रैकेट में r प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा r माइनस में 5 बराबर होगा 0। इसके और लेंगे, इसके और 0 लेंगे तो हमारे पास एक आएगा r प्लस 18 बराबर 0 एंड r माइनस 5 बराबर होगा 0। यहां से r का मान तो आएगा माइनस 18, माइनस में 18 निकल के आ गया और यहां पर आएगा एंड करके r बराबर हो जाएगा 5। चूंकि r के 2 मान आए हैं और r के 2 मान जो आए हैं इसमें से माइनस वाला जो निगेटिव है ये अमान्य है, इसको नहीं लेंगे बल्कि r जो प्लस में आया है 5 ये लेना हमको है। तो r का मान तो मिल गया है और r बेसिकली आपकी त्रिज्या मैंने मानी थी, शंकु की त्रिज्या r है और हमें निकालना है आधार का व्यास। तो आधार का व्यास निकालने के लिए शंकु त्रिज्या r का दोगुना कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि आधार का व्यास लिख लेते हैं भाई, आधार का व्यास। और आधार का व्यास का फार्मूला होता है 2r के बराबर। ये जानते हैं कि आधार का जो व्यास होगा या व्यास जो होता है वो त्रिज्या r के दोगुने के बराबर होता है।
तो ये बराबर में आएगा आपके पास 2 गुणे r का मान 5, तो 5 जाएगा, बराबर में आएगा 5 के 10 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चे फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसके पिछले क्वेश्चन से बड़ा हल्का सवाल था ये, बस केवल इसमें फैक्टराइजेशन करना था और बाकी सब चीजें सिंपल थी आपकी, है ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा आप लोगों को सवाल। मैं इसको मेरे भाई मिटा करके अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का अथवा वाला भाग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। 4 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है क्या है। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश का है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का है मेरे भाई, और एकदम निश्चित है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल पेपर में हर साल बनते हैं। ठीक ना, वो भी लेंदी सवाल है, 5 या 6 नंबर में आते हैं। फिलहाल में पेपर मेरे पास है और पेपर में देख सकता हूं कि पेपर में ये क्वेश्चन जो आपका दिया है ये 6 नंबर का टोटल दिया है। 6 नंबर के सवाल दिए हैं, यही सवाल आपका है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन चार्ट डालो, पढ़ डालो, अच्छे से तैयार कर डालो, ताकि पेपर में आ गया तो उसका धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। ठीक ना, तो आइए देखिए ध्यान से, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और मेहनत और बढ़िया तरीके से एकदम समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब जो भवन है उसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। बनाते हैं इसका डायग्राम। देखिए सब कुछ डायग्राम में ही है, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग जाएगा आपसे, डायग्राम नहीं समझ में क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा भाई, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बनेगा। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी है, लिखते हैं यहां पर 7 मीटर। एक आपके पास भवन हो गया, चलिए मैं भवन बना दिया। इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर हो गई, भवन की ऊंचाई 7 मीटर हो गई। ये भवन की ऊंचाई मैंने यूं ऐसे बना दिया। बनाने के बाद मेरे भाई कह रहा है कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर तो यही ना होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा भवन का शिखर है आपका, जो मैंने यहां पर थोड़ा सा डॉट बनाया है, ये भवन के शिखर का है। फिर कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है, मतलब एक केबल टावर भी है ना। तो केबल टावर भाई भवन से ऊंचाई होता है, मैंने ये केबल टावर ले लिया मेरे भाई। अभी नाम दे देंगे हम लोग, एकदम पूरा साफ हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भवन के शिखर से जब इसको देखते हैं, यहां पर केबल टावर के शिखर पर देखते हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन मतलब ये वाला कोण, यूं ऐसे, ये कोण आपका 60 अंश का बन जाता है मेरे भाई, एकदम पूरा साफ साफ दिख रहा होगा। उस बाद फिर कह रहा है कि और इसके पाद का, इसके मतलब टावर की बात हो रही है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश का, मतलब नीचे देख रहे हैं अब हमें, तो नीचे जब देखेंगे तो नीचे देखने पर ये कोण आपका बन रहा है सीधे सीधे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के सही कर दे रहा हूं, इसको देखिए ध्यान से, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये आपका कोण बनेगा टोटल 45 अंश का बनेगा, अवनमन कोण है ना, ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो हमसे कह रहा है क्या कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इस टावर की मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं मान लूं कि केबल टावर की ऊंचाई h है, सिंपल तरीका बन गया। अब उसके बाद इसी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी केबल टावर की, तो क्या करें, मैं इसको मिला भी दे रहा हूं यहां पर, ये मिल जाएगा आपका और ये मिलेगा, तो ये और ये रेखा समांतर है, इसलिए ये वाला कोण भी आपका हो जाएगा 45 अंश का, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है ना भाई। अब हम लोग थोड़ा नाम देते हैं। नाम क्या देंगे, जैसे इसका मैंने नाम दे दिया, यहां पर कैपिटल ए नाम दे दिया, यहां पर हम लोग बी नाम दे देंगे, यहां पर सी, यहां पर डी, और उसके बाद यहां पर मैंने ए नाम दे दिया, बढ़िया से एकदम। अब उसके बाद चित्र के माध्यम में जो जो मैंने बनाया एक बार तो उसको लिखते हैं। मैं लिख लूं यहां पर क्या कि माना केबल टावर की ऊंचाई h है, ऐसे लिख लिया जाए, माना केबल टावर की ऊंचाई, और केबल टावर की ऊंचाई हमने मान ली है स्मॉल h, मान ली है स्मॉल h है, इतना मैंने मान लिया मेरे भाई, देखते रहिए ध्यान से। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर क्या कि चूंकि इस AC जो है आपका ये केबल टावर है और AC की ऊंचाई हमने मानी h, तो यहां पर आप लिखिएगा क्या कि AC का मान हमारे पास h है, और जो भवन है, भवन DE, भवन की ऊंचाई DE है,
इस डी की लंबाई 7 मीटर है, इसको लेते हैं यहां पर है डी ई, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, और जो ऊंचाई आपकी डीई की दे रखी है वही सेम ऊंचाई आपकी बीसी की भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, और यहां पर ये ऊंचाई बीसी की डीए के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर ये जो ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है ये आपका बीसी भी है, इसको लिख रहा हूं यहां से यहां तक ऊंचाई ये हो जाएगी बीसी, और इन दोनों का मान हो जाएगा 7 मीटर। तो एक थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि जो ये बीसी दे रखा है इसकी ऊंचाई हमको मिल जाएगी 7 मीटर, ये आपको मिलेगा यहां से यहां यू मिल गया। और अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए इस पूरे एच में से 7 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा एच माइनस में 7, ये मिल जाएगा हमको मेरे भाई ए से बी तक की दूरी मिल जाएगी। डायग्राम पूरा अब क्लियर हो गया है ना। तो हमको जो जो मिला इस डायग्राम में लिखते हैं यहां पर है आपका ए बी हो गया, सॉरी एसी लिख लिया मैंने, डी बी सी हो गया आपका। अभी हमारे पास ए बी की आवश्यकता है तो ए बी लिख लेते हैं, इसको भी ए बी लिख लें मेरे भाई, ए बी की लंबाई h माइनस 7 लिखते हैं यहां पर है। तो ये हो जाएगा ए बी, और ए बी बराबर हो जाएगा h माइनस में 7, h माइनस में 7 ये मिल जाएगा मीटर में। उसके बाद मेरे भाई थोड़ा सा ये देखना है कि जो आपका CD है इस CD की दूरी BE की दूरी बराबर, मतलब ये दूरी आपकी इसके बराबर है, तो जो दूरी ये होगी दूरी ये भी होगी। इस दूरी को मैं x मान लेता हूं, यहां से यहां तक दूरी अगर x है तो ये दूरी भी आपकी x बनेगी। मैं डायग्राम में भले नहीं दिखा रहा हूं यहां पर, लेकिन ये x है तो ये भी x होगा, है ना। इसको लिखता हूं यहां पर, अर्थात CD जो आपका ये CD दिया है CD बराबर BE, ये BE बराबर दोनों का मान हो जाएगा x। बस इतना काम हमने कर लिया है। अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे देख रहे हैं यहां पर क्या कि आपको दो समकोण त्रिभुज में काम करना है। एक तो आपका ये वाला CDE, इसमें काम कर लो ये वाला, नहीं तो फिर इसमें बात कर लो BCE की बात कर लेते हैं। सब चीजें सेम है आपकी, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, ये लंबाई यहां पर भी सेम मिलेगी। तो चाहे इसकी बात कर लें इस वाले त्रिभुज की पहले, चाहे इस वाले त्रिभुज की बात कर लें, मैं सोच रहा हूं कि CDE की बात करते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज CDE में बात करेंगे भाई यहां पर। और CDE में देख रहे हैं क्या कि ये आपका कोण C न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने भैया लंब हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा। लंब और आधार आपका tan में मिलता है मेरे भाई, tan में। तो यहां पर आप हमारे पास आएगा क्या कि tan थीटा के हो जाएगा 45 अंश, और इसका मान होता है लंब बटे में आधार। लंब आपका DE, लंब हो जाएगा DE, और आधार आपका दिया है CD, तो हो जाएगा CD, ये मिल जाएगा हमको। बहुत सिंपल तरीका है। अब आप जानते हैं कि tan 45 अंश का मान तो होता है मेरे भाई 1, मैंने लिख दिया 1 बराबर DE की लंबाई हमारे पास 7 दिया है, मैंने ये लिख लिया यहां पर 7 बटे में CD दिया है, CD की लंबाई हमारे पास x है, यहां पर मैंने लिखा भी हूं कहीं पे CD की लंबाई हमारे पास x है, तो हो जाएगा x का मान निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास x वर्ग में जाएगा 7 मीटर, ये हमें x का मान मिल गया। ठीक ना, एक्चुअली तो मुझे निकालना h का मान, लेकिन अभी मिला है केवल x का मान। ये x का मान यहां पर यूज करेंगे, BE के बराबर होगा। तो अब मैं इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, ABE की बात करता हूं, इसमें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज ABE में इसमें बात करेंगे मेरे भाई, इसमें बात करेंगे तो ये देख रहे हैं कि न्यून कोण थीटा है, 60 अंश का है, तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। सिंपल चीज एकदम है। तो कितना आएगा हमारे पास, लिखेंगे tan 60 अंश, और tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार, लंब AB है AB, और बटे में आधार आपका BE हो जाएगा BE। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया। अब tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं, जिसको त्रिकोणमितीय टेबल पता होगा वो जानता होगा। tan 60 अंश का मेरे मान भाई कड़ी में 3 होता है, लिखते हैं यहां पर है, ये आएगा, देखिए चूंकि मैं इसको ऐसे थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं, ये आएगा कड़ी में 3 बराबर, कड़ी में 3 बराबर AB है, AB का मान हमारे पास दिया है, कहां गया AB, इसका मान h माइनस 7, तो जाएगा h
-7 बटे में आपका बीई है और बीई की लंबाई हमारे पास x है, तो रख देंगे यहां पर x, ये मिल जाएगा। सिंपल चीज है, क्योंकि x का मान हमारे पास 7 निकाल लिया हमने है, इसलिए x की जगह हम लोग 7 रख देंगे। रखेंगे तो हमारे पास आएगा कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h -7 बटा 7, ये मिल गया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो आएगा 7 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h -7, ये मिलेगा। ये वाला माइनस इधर आएगा प्लस में, तो हमारे पास बचेगा सीधे इधर h। उस h को मैं पहले लिखता हूं, तो आएगा h बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3 और ये इधर आएगा तो जाएगा +7। इसमें से 7 को कॉमन कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा ये। तो आएगा h बराबर 7 को मैंने कॉमन किया, ये कोष्टक में आ गया कड़ी में 3 + 1 मीटर में आएगा, और मेरे भाई यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल एकदम है, ठीक ना। तो लास्ट में लिखेंगे आप क्या यहां पर कि अतः करके, अतः केवल टावर की ऊंचाई, अतः केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई हमको मिल जाएगी कितनी 7 कोष्टक में हो जाएगा कड़ी में 3 + 1 मीटर है। इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं भी कोई नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल एक तरीका है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे हैं, ठीक ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर जो चौथा दे रखा है इसका अथ वाला भाग करते हैं और देखते हैं हमारा अथ वाला भाग कहता क्या है। ठीक है भाई, मैं इसको मिटाता हूं। तो मेरे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा वाला हिस्सा, और ये तो और भी मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है मेरे भाई, है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम हैं, लगाएंगे, घबराइए मत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, लगाते हैं एक बार। लेकिन सवाल को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े सवाल कैसे समझेगी क्या आया है सवाल में, बिना पढ़े तो जानेंगे नहीं है। पढ़ते हैं एक बार। सवाल कह रहा है क्या कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। ओ मेरे भाई, कितना खतरनाक सवाल दे दिया है। कोण आपका फाई से थीटा हो गया, फाई है, फाई था पहले, फिर क्या हो गया थीटा। कब हुआ? सूर्य का उन्नयन कोण कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल फाई से थीटा हो गया। तो कह रहा है 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मतलब ये कि जब आपका कोण फाई था तो उसमें फाई से थीटा जैसे हुआ तो किसी स्तंभ की छाया a मीटर बढ़ गई। तो फिर कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की हमें बेटा ऊंचाई निकालनी है, तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक मेरे भाई स्तंभ बना लेते हैं हम लोग, हैं चलिए। ये मेरे पास एक स्तंभ हो गया, इस पर सूर्य की छाया ऐसे पड़ रही है, मैंने बना दिया एक सूर्य ऐसे, मान लिया जाए ये सूर्य भगवान के या सूर्य देव के आंख नाक मुंह हो गए। ये इनका प्रकाश ऐसे फैल रहा है, ऐसे यूं यूं यूं, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कैसे, है ना, ऐसे ऐसे फैल रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये सूर्य भगवान है। इस सूर्य की परछाई जैसे इस मतलब सूर्य का प्रकाश इस स्तंभ पे जैसे ही पड़ता है तो इसकी छाया नीचे पड़ेगी, अर्थात ये छाया आपके इधर पड़ेगी। तो यहां पर कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है, और जब यहां पर व्यक्ति कोई खड़ा है तो सूर्य इस स्तंभ को देखता है तो उस समय कोण इसका फाई होता है। फिर ये फाई से आपका हो जाता है थीटा, यहां पर आया व्यक्ति, फिर देखा तो ये कोण हो गया आपका थीटा, सॉरी मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, ये थीटा हो गया, कोण आपका हो गया थीटा। जब थीटा हुआ तो इस छाया की जो लंबाई यू थी ये a मीटर और बढ़ गई, मतलब ये लंबाई आपकी a मीटर बढ़ गई, यहां से यहां तक ये बढ़ गई। ऐसे ही प्रश्न आपका है, और कुछ नहीं मेरे भाई, प्रश्न में बस खाली घुमाया हुआ है क्वेश्चन, बस ध्यान देने वाली बात है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण भाई फाई से थीटा हो जाता है, तो 36 तल में खड़े है ना, एक स्तंभ की छाया की a मीटर अधिक हो जाती है। छाया की लंबाई यहां पर होनी चाहिए एक्चुअली में, छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई a मीटर अधिक हो जाती है। मतलब यहां पर कुछ रहा होगा, हमको पता नहीं है ये लंबाई, लेकिन जैसे ही कोण आपका फाई से थीटा होता है तो उसकी लंबाई a मीटर बढ़ जाती है।
तो कह रहा है कि इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिलहाल तो स्तंभ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे वो बात ही बात करेंगे। डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम मैंने ये मान लिया, ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हमने h निकालनी है। थीटा आप पहले फाई था कोण, जैसे ही फाई से थीटा हुआ तो इसकी छाया की लंबाई जो ये थी यहां से यहां तक वो a मीटर बढ़ गई है, लेकिन छाया की लंबाई कितनी थी हमको पता ही नहीं है। तो इसकी छाया की लंबाई मैं मान लू यहां पर क्या कि x है, क्या मान लेंगे x मीटर, बस इतना है। अब ये नाम देते हैं, इसका नाम दे दिया जाए a b और यहां पर यू ये नाम देंगे इसका c, ये हो जाएगा d, बस इतना काम कर लेंगे। और वही हमारी परंपरा है क्या कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं भाई, बहुत इसमें तो हमें ताम झाम करना नहीं रहता है, बस खाली मान लेते हैं। माना क्या स्तंभ की ऊंचाई, और स्तंभ की ऊंचाई हमने फिगर में बना ली है बड़ी, कितनी भाई, ये हो जाएगी h मीटर है, h ऐसे h मीटर हिंदी में लिखते हैं h मीटर है, h मीटर है, बस इतना मैंने ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हमारी कहानी, मीटर में तो ऐसे है नहीं, मीटर न लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं, मीटर कोई आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई मान मात्रात्मक तो है नहीं, ए भी बोला है तो वो भी मात्रात्मक नहीं है। चलिए फिर h है, इतना हमने ले लिया। अब उसके बाद डायग्राम में तो आप बेसिक बातें जानते हैं कि ये छाया की लंबाई a मीटर बढ़ जाती है, तो ये x से छाया की लंबाई a मीटर बढ़ी तो कोण आपका फाई से थीटा बन गया। हम लोग पहले इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, लेकिन फिलहाल लिखते हैं यहाँ पर चित्रानुसार। चित्रानुसार लिख देने से सारी कहानी खत्म, क्योंकि चित्र के बारे में आपने समझा दिया। चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू द फिगर, है ना। उसके बाद लिखते हैं मेरे भाई क्या कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इससे बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये न्यून कोण है, इसके सामने हो जाए लंब, ये आधार, हम लेंगे tan, तो आएगा आपके पास tan फाई बराबर लंब दिया, लंब आपका हो जाएगा ए बी, आधार आपका दिया बी सी, तो ए बी बटे में जाएगा बी सी। फिर इसके बाद आएगा tan फाई, फाई तो कोई आंशिक मान नहीं दिया है, मतलब अंश में मान नहीं दिया है, बस केवल फाई है आपका। तो tan फाई बराबर ए बी का मान हमने माना h है, h बटे में ये लंबाई हमने माना x है, तो x हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पर tan फाई जाएगा बटे में, तो आएगा हमारे पास क्या x बराबर हो जाएगा h बटे में tan फाई, और इसको मैं मानूं समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना मैंने काम कर लिया मेरे भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद हम लोग एक काम और करेंगे, ठीक ना। अभी देखिए ध्यान से, तो मैंने केवल इस वाले त्रिभुज की बात की, अब लोग थोड़ा सा इस बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, पूरा ये वाला ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बात करेंगे बड़े त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज कहां से कहां होगा, ए बी डी तक चलेगा, ए बी डी तक चलेगा मेरे भाई, और ए बी डी तक चलेगा तो उसमें न्यून कोण थीटा मिलेगा, है ना। लेते हैं, देखेंगे यहां पर क्या कि समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा मैं ऊपर स्पेस मिल जा रही है मुझे, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज कहां से कहां तक, ए बी डी, डी लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। बात करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, देखिए ध्यान जरा। ये तो आप देख रहे हैं कि यहां पर न्यून कोण है, तो लंब आपका ये रहेगा, लेकिन आधार हो जाएगा आपका 20 लेकर डी तक, ये पूरा मिलेगा। तो हमारे पास लेंगे वही काम कि tan थीटा बराबर ए बी तो दिया ही, ए बी रखेंगे यहां पर, सेम काम है आपका, बदल नहीं सकता वो, और बटे में जो आधार है वो हो जाएगा बी डी, बी डी हो जाएगा बी डी, ठीक है ना मेरे भाई। अब उसके बाद ये tan थीटा हमारे पास रहेगा, tan थीटा बराबर ए बी आपका h है, h ले लेंगे, लेकिन जो एक्चुअली में बी डी है, बी डी तो आपका जब जोड़ेंगे तो x और a दोनों जोड़ना पड़ेगा, x और a तब जाकर हमें मिलेगा बी डी, ऐसे लेते हैं यहां पर है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस में a, ये मेरे भाई मिल जाएगा। x का मान हमने निकाल रखा है समीकरण 1 से, रखेंगे यहां पर, तब हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट, आएगा tan थीटा बराबर h बटा, ये हो जाएगा h बटे में हो जाएगा tan फाई, और tan सॉरी यहाँ पर tan फाई है, tan फाई और प्लस में हो जाएगा a, ये मिलेगा। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, थोड़ा सा अब हल करना है और h का मान निकालना है समीकरण 1 से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणा यूं करेंगे, तब हमारे पास आएगा कितना, ये हो जाएगा tan थीटा
बराबर आएगा h बटा h प्लस में आएगा a tan फाइव और फिर पूरे के बटे में आएगा tan फाइव, ये जाएगा ऊपर। तो हमारे पास फिर आएगा tan थीटा बराबर ये जाएगा ऊपर, तो आएगा h tan फाइव बटे में जाएगा h प्लस a tan फाइव, ये मिलेगा। फिलहाल तो हमें h का मान निकालना है, तो इसका त्रिक मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और त्रिक मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा h tan थीटा, आएगा h tan थीटा प्लस फिर आएगा a tan थीटा tan फाइव, a tan थीटा इंटू जाएगा tan फाइव बराबर दिया है हमारे पास h tan फाइव मिलेगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि h वाले को हम लोग एक तरफ कर दें, बिना h वाले की तरफ कर देते हैं, ये काम बन सकता है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उस चीज को मैं पहले लिखूंगा, ठीक ना। मतलब ये चीज आपका, ये वाला पार्ट आपका जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो मैं इसको लिखता हूं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, इट इंप्लाइज दैट ये आएगा h tan फाइव फिर हो जाएगा माइनस h tan थीटा बराबर ये गया इधर, तो बचा आपके पास कितना a tan थीटा और इंटू हो जाएगा tan फाइव हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करें, h को कॉमन कर लेते हैं, h को कॉमन करेंगे सिंपल 3 हमें मिल जाएगा। h को कॉमन करेंगे मेरे भाई, तो h मैंने कॉमन किया, क्वेश्चन में आ गया हमारे पास क्या, tan फाइव माइनस जाएगा tan थीटा बराबर आएगा a tan थीटा और इंटू जाएगा tan फाइव। फिर इसके बाद h का मान निकालेंगे, जाएगा बटे में, तो सिंपल चीज मिल जाएगा हमको क्या, ये मिल जाएगा हमको h बराबर आएगा a tan थीटा और इंटू जाएगा tan फाइव बटे में, फिर हो जाएगा हमारे पास tan फाइव माइनस आएगा tan थीटा, ये हमें मिलेगा। और यही तो हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, बस h का मान ही निकालना था। बहुत ही कैलकुलेशन नहीं केवल, बाकी तो सवाल तो है जबरदस्त एकदम, इसका आंसर इतना खतरनाक आ गया है, क्योंकि भाई थीटा और फाइव का मान तो हमें कुछ ऐसा था नहीं जिसका मान हम रख सके, tan 30 पता था ही नहीं, तो हमें सही पे छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारा फिलहाल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, वो सवाल लगा सकते हैं झटके में। नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। मैं इसको मिटा करके अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस पेपर को खत्म करने में 2024 में जो पूछा गया था, तो मैं मिटाता हूं और देखता हूं अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, ठीक है। तो बड़े भैया हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बेहतरीन सवाल है और एकदम नॉर्मल सवाल दे रखा है, हल्के फुल्के सवाल हैं, केवल अच्छे नंबर के हैं। और बता दूं आप लोगों को, ये भी सवाल आपका जो यहाँ पे लिखा हूं ना, ये भी आपका 6 नंबर का सवाल दे रखा है। बताइए क्या सवाल में दम ही नहीं है एकदम। आइए हम चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाने का मतलब ये सवाल को लगाते हैं, सवाल लगाएंगे तो पढ़ते हैं एक बार। सवाल कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का योग 8 है। 2 संख्या भाई हम लोग मानते यही है क्या कि x और y, ये मानते हैं। आइए मान लेते हैं इसको है, तो माना ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में आता है जब भी ऐसे सवाल आते हैं, दूसरी संख्या y है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 8 है, मतलब जोड़ने पर 8 आएगा, तो लिखेंगे यहां पर क्या, प्रश्नानुसार क्या बात करेंगे इसमें कि x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे या y का मान निकाल लो, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास आएगा 8 माइनस x, इसको मान लेते हैं समीकरण और फर्स्ट। इतना काम कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटे में 15 दे रखा है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसका उल्टा, x का उल्टा और y का उल्टा, इनका उल्टा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो आएगा 8 बटे में 15, इतना बोल रहा है।
तो लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, क्या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या आएगा कि उनके व्युत्क्रमों, मतलब x और y का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, फिर क्या इनका योग, इन दोनों का योग जो बोल रहा है वो आपका 8/15 के बराबर है, ये प्रश्न कहना चाहता है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y प्लस एक्स, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, बटे में हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, बराबर आपका था 8/15, ये मिल जाएगा। क्योंकि x प्लस वाई है, y प्लस एक्स है, इसको मिल सकते हैं ऐसे भी क्या कि x प्लस वाई बटे में एक्स वाई बराबर जाएगा 8 बटे में हो जाएगा 15, ये मिलेगा। अब x प्लस वाई का मान 8 के बराबर है, इसको रख देंगे यहां पर, ये आएगा आपके पास 8 बटे में हो जाएगा एक्स वाई बराबर जाएगा 8 बटे में 15, ये 8 से 8 तो कट जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये बचेगा 1/xy बराबर जाएगा 1/15, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सीधा सीधा xy बराबर 15, ये हमको मिलने वाला है। अब इसमें हम क्या करें कि जो y का मान दे रखा है समीकरण 1 में 8 - x, इसको रखेंगे यहां पर, सिंपल हो जाएगा। रखेंगे तो आएगा इट इंप्लाइज दैट, सॉरी पहले x रहेगा आपका, ये हो जाएगा x रहेगा, y का मान हो जाएगा 8 - x बराबर आएगा 15, ये मिलेगा हमको। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8x माइनस जाएगा x का स्क्वायर बराबर जाएगा 15, सिंपल चीज है। हम लोग इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे और बनाने के बाद इसका गुणनखंड भी करेंगे। ये प्लस में इधर आएगा माइनस, सॉरी माइनस में इधर आएगा प्लस, तो ये आएगा हमारे पास कितना x का स्क्वायर, फिर माइनस में हो जाएगा आपका 8x प्लस में 15 बराबर 0, ऐसा हमको मिलेगा हल करने पर। अब इसका गुणनखंड करेंगे 15, तो आप जानते हैं 5 3 15, आसान एकदम है। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर कोष्टक में हो जाएगा 5 + 3 और कोष्टक बार x + 15 बराबर आएगा 0। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक बार माइनस से अंदर में बदलेंगे तो ये आएगा माइनस में 5x फिर -3x प्लस हो जाएगा 15 बराबर होगा 0। इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, ये आपका u ऐसे चल रहा है, ऐसे हमने लिया, ठीक ना, ऐसे, ठीक। x को कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस में 5, 3 कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस में 5 बराबर हो जाएगा 0। इसको एक ब्रैकेट में, जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास जाएगा x माइनस में 5 फिर आएगा x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। इतना काम बनेगा। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एक तो हमको मिलेगा पहला क्या, x माइनस में 5 बराबर 0 लेते हैं और दूसरा लेते हैं x माइनस में 3 बराबर 0 लेते हैं। इसको भी यहां से सॉल्व करने पर आ रहा है x का मान 5 और फिर आएगा x का मान 3, x के 2 मान मिल गए हमको, 3 मिला x 5 मिल गया। y का मान क्या आएगा जरा देखिए ध्यान से, जब हम क्या करेंगे लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या होगा कि y का मान निकालेंगे। देखेंगे यहां पर, जब अगर मैं इसमें x बराबर रखता हूं 5, यहां पर समीकरण 1 में रखेंगे तब हमको y का मान मिलेगा, ऐसे लिख देंगे, तब ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा, अच्छा लगता है ये, तब y का मान हमको मिलेगा 3 मिलेगा। फिर जब x का मान 3 रखेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा, लिखेंगे यहां पर क्या कि जब x का मान 3 रखेंगे तब हमको y का मान 5 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि घूम फिर के कहीं ना कहीं दोनों संख्याएं 3 और 5 होंगी, तो लिख देते हैं यहां पर है सर 3 नहीं, हाँ 3 और 5 होंगी। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः वह संख्याएं 5 तथा 3 है, 5 तथा 3 है, बस इतना लिख देंगे, आपको यही आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, और बहुत सिंपल तरीका ये था, बस मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत कठिन सवाल नहीं था ये।
तो इसका एक अथवा वाला भी भाग है, उसको हम देख लेते हैं। फिर आपका ये 2024 का एकदम जिसका पेपर कोड था 822 IB, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। तो हम लोग खत्म कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है, इसी क्वेश्चन 5 का अथवा वाला भाग, आइए देखते हैं, उसको खत्म करते हैं, ठीक ना। तो मेरे भाइयों एक अंतिम सवाल बच गया है अब हमारे सामने, एकदम 5वें का ये अथवा वाला भाग है, मैं लिखा नहीं हूं यहां पर क्योंकि ये OR वाला है, अथवा वाला है, यही सवाल है आपका, है ना। जिसके पास ये पेपर कोड होगा 822 IB का 2024 का, वो देख सकता है अपना। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, ये भी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, ठीक ना। ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत का मतलब ये होता है कि जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 क्रम से जो आ रहा है संख्या, उसे हम लोग बोलते हैं क्रमागत। और क्रमागत ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है, ये बोल रहा है आपसे। तो क्रमागत का मतलब ये कि अगर मैं पहली संख्या को x मानता हूं तो दूसरी संख्या उससे एक बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक बढ़ रहा है ना उसमें, वैसे ही अगर हम लोग दो क्रमागत संख्या को मानते हैं तो पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या x+1 होगी, ऐसे मानते हैं। तो मैं मानता हूं, जैसे देखिए ध्यान से यहां पर इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो मानना पड़ेगा क्या कि माना पहली संख्या ऐसे, क्या कि माना पहली संख्या हम लोग मानेंगे x, ये मानेंगे हम लोग पहली संख्या हमारे पास x होगी और जो दूसरी संख्या होगी एक उससे बड़ी होगी। क्रमागत मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका एक एक करके, तो दूसरी संख्या हम लोग ये ले लेंगे बेटा कि दूसरी संख्या हमारे पास आएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x+1, ये ले लिया मैंने। अब ये प्रश्न में कह रहा है क्या कि इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 365 दिया है, ऐसे बोल रहा है। तो लिखते हैं यहां पर प्रश्नानुसार क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x का भी वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर, उसके बाद इसका करेंगे तो हो जाएगा x+1 का वर्ग या स्क्वायर, इनका योग बराबर है 365 के, इतना बोला है प्रश्न। अब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा और देखेंगे कितना आंसर हमारा आता है। हल करते हैं तो ये तो आपका रहेगा सेम, आएगा कितना x का स्क्वायर बराबर ये a+b का स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 365, ये हमको मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, जो x का स्क्वायर है इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आएगा 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2x का स्क्वायर प्लस में 2x को मैंने पहले उतार लिया और प्लस 1, ये प्लस में रहेगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 365 बराबर हो जाएगा 0। अगेन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x का स्क्वायर प्लस आएगा 2x, इसमें घटाएंगे 1 तो बचेगा माइनस में 364 बराबर हो जाएगा 0। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं बड़े आराम से, 2 कॉमन करेंगे तो 2 मैंने कॉमन किया, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x और माइनस में आएगा 2 एक में 2, फिर 8 दूना के 16 दूना के 4, 182 बराबर हो जाएगा 0। फिर सॉल्व करेंगे अगेन, बस सॉल्व ही करना है और कुछ है नहीं इसमें। ये आएगा x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0, इतना काम हमने ले लिया, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण है तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए इस 182 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, खंड करना पड़ेगा। तो 182 खंड कर लेते हैं, यहां पर है मैं इसको यहां खंड करता हूं, आएगा 182 कितना आएगा, पहले 2 से काटेंगे 9 दूना 18 फिर 1 आ गया। उसके बाद ये कितना किससे कटेगा आपका 13 से कटेंगे 13 91, 13 से कट जाएगा आपका 13 91, उसके बाद 7 से कटेंगे तो आएगा आपका 1, एकदम सिंपल है। 7 गुना के 14, 14 में से घटाएंगे 13 तो आपका 1 बचेगा, जो कि यहां पर 1 लाना हमको भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस कोष्टक में आएगा 14 माइनस हो जाएगा 13, कोष्टक के बाहर x माइनस हो जाएगा 182 बराबर होगा 0। सॉल्व कर लेते हैं, आएगा x का स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 14x माइनस में जाएगा 13x
माइनस 182 बराबर हो गया 0। अब यहां से हम लोग क्या करें, x को कॉमन कर लेते हैं, एकदम सिंपल तरीका है और कुछ है नहीं इसके आगे। हल करेंगे तो ये आएगा x को मैंने कॉमन कर लिया तो हो गया x प्लस में 14, और यहां से मेरे भाई माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 14, ये मिलेगा बराबर आएगा 0। इसको एक ब्रैकेट में, जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में, तो आएगा x प्लस में हो जाएगा 14, फिर आएगा x माइनस में हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 0। अब कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल तरीका एकदम है। इसके बाद जो लेंगे, इसका जो लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पहला आएगा x प्लस में 14 बराबर 0 एंड आएगा x माइनस में 13 बराबर 0। यहां से हल करेंगे तो x वर्ग में माइनस 14 आएगा, ये चूंकि आपका अमान्य है इसको लेना नहीं क्योंकि निगेटिव हो गया हमारा, ये अमान्य है नहीं लेंगे, इसको कट कर दिया मैंने। ये आएगा x वर्ग में 13, इसको लेना है, ये मिल गया हमको 13, तो x का मान हो गया 13 और पहली संख्या हमने x मानी थी 13 रहेगा, और दूसरी संख्या x प्लस में 13, x प्लस में 1, तो x का मान 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 14। तो सिंपल तरीका ये लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि अतः वह संख्याएं या वह संख्याएं, ऐसे लिखेंगे, अतः वह संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 13 तथा 14 है, बस इतना लिखेंगे और कुछ नहीं, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, बस इतना काम हो गया। तो मेरे भाई हमने जो क्वेश्चन नंबर ये पूरा कंप्लीट कर लिया, पांचवें का अथ वाला भाग भी आप लोग इसको देख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है मेरे भाई, आप लोग बताइएगा कि किस पेपर का या कौन से क्वेश्चन को बताया जाए, क्योंकि मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आप लोग बताइएगा कौन सा 12वीं का कि 10वीं का किसका स्टार्ट किया जाए, आप लोग बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब हमारा कौन सा आने वाला है ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो आपका मैथ का हो, जो भी रहेगा बता दीजिएगा, ठीक है ना। हम उसी पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक के लिए मेरे साथी मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टाटा बाय बाय।